नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, किसको मिलेगी कमान? बात दरअसल गुजरात के बारे में हो रही है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है और गुजरात में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा तो गुजरात के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी अभी अपना इस्तीफा दिया, उन्हें आप सुन रहे थे और अब वहां पर नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। यह भी बात हो रही है कि आखिर सीएम पद की रेस में कौन है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विजय रूपानी ने इस्तीफा क्यों दिया, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहा है। इस वक्त मेरे साथ अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तो दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव है और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन इस वक्त न्यूज रूम से लाइव मौजूद है मेरे पास। लेकिन सबसे पहले जरा अहमदाबाद का रुख करते हैं। भूपेंद्र, जरा अहमदाबाद में इस वक्त क्या हलचल है, क्या इस वक्त सरगर्मी देखने को मिल रही है, जरा बताइए सियासी गलियारों में। देखिए, सबसे बड़ी हलचल तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे से ही हो गई है और उसके बाद अब प्रदेश कार्यालय जो है कमलम जिसे कहते हैं गांधीनगर में बीजेपी का, वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि हो सकता है इस बैठक के बाद में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये बैठक होने जा रही है। CR पाटिल अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बड़े नेता जो हैं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, इसके अलावा जो प्रभारी हैं यहाँ पर भूपेंद्र यादव, ये तमाम लोग मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब कमलम पहुंचने लगे हैं। तो जल्द ही ये बैठक शुरू होने जा रही है और उस बैठक के बाद में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि रूपानी के इस्तीफे से एक बार गुजरात की राजनीति फिर गर्मा गई है। कारण क्या है, क्यों इस्तीफा दिया और इसके बाद नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस तरह की तमाम चर्चाएं। ठीक है, लेकिन भूपेंद्र, क्या अंदर खाने से कुछ खबर मिल पा रही है कि इस्तीफा देने से पहले कुछ घंटों का जो घटनाक्रम था वो क्या था? देखिए, उसके पहले तो सब कुछ इतना शांत नजर आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पाटीदार समाज के सरदार भवन का लोकार्पण हुआ, कन्या छात्रालय का भूमि पूजन हुआ और इस पूरे समारोह के बाद सीधे गाड़ी जब समारोह से निकली मुख्यमंत्री का काफिला तो वो सीधा राजभवन पहुंचा। तो इस दौरान बिल्कुल भी एक
आहट तक नहीं लगने दी तमाम लोगों ने, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद थे इस समारोह में, मुख्यमंत्री नितिन पटेल मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मौजूद थे, मनसुख मांडविया मौजूद थे, तमाम मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कोई भी आहट जो है वो नहीं आई कि कहीं पर इस तरह की कोई हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना जरूर है, मैं कुमार गौरव आपके पास भी आऊं, शुकेश आपके पास भी आऊं, लेकिन भूपेंद्र जल्दी से यह बता दीजिए कि अब क्या हलचल है, किसके नाम को लेकर चर्चा हो रही है? देखिए, अभी जो नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं उसमें पुरुषोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ज्यादा उनकी पकड़ भी बताई जाती है। गुजरात के बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। एक वक्त में उन्हें मुख्यमंत्री का पर्याय माना जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में, लेकिन चूंकि वो केंद्र में चले गए, अब उनका नाम प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। दूसरा नाम मनसुख मांडविया जो कि पाटीदार नेता है, उनका भी नाम बहुत ही प्रबलता के साथ लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम हो सकते हैं जो अभी उनकी चर्चा तभी जुबान में हो रही है, जैसे ठीक है, कुछ और अपडेट आप लेने की कोशिश कीजिए। भूपेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से दिल्ली का रुख करते हैं। कुमार गौरव मेरे साथ लाइव मौजूद है। कुमार, दिल्ली में इधर क्या हालचाल, क्योंकि अब पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया गया है, कह रहे हैं विजय रूपाणी की वो संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, विजय रूपाणी के पास ऑप्शन दिख रहा है। इस्तीफा देने के बाद हर मुख्यमंत्री, आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी याद होंगे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि अगले चुनाव में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए काम करूंगा। ऑप्शन नहीं होता कि इससे अलग कुछ बोला जाए, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल शांति। ठीक है कुमार, मैं आ रहा हूं आपके पास। लगातार न्यूज रूम से सुकेश रंजन भी मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। सुकेश, इसको किस तरह से हम देखें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। बात यह कही जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो आला कमान है वो नेतृत्व परिवर्तन का मन बना चुका था, वो ये चाहता था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन क्या सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन या इसके पीछे कुछ और? देखिए, इसकी पटकथा बहुत पहले लिख दी गई थी। बहुत दिनों से ये हलचल थी गुजरात में कि वहां नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो ये ओवरनाइट हो गया है ऐसा मत समझिए। इसकी पटकथा पहले लिख दी गई थी, ऐसा मैं पहले से कह रहा हूं। अब क्यों गुजरात को पूरा आमूल चूल परिवर्तन करना है? क्या गुजरात के संगठन को देखिए, गुजरात जिस समय सीआर पाटिल को बनाया गया उस समय ऐसा था। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, गुजरात को नरेंद्र मोदी का पर्याय समझा जाता है। जब से वो दिल्ली आ गए, नरेंद्र मोदी के नाम पे ही सब कुछ वहां होता रहा। 2017 में चुनाव हुए, वो टच एंड गो था। नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, क्योंकि उनका प्रदेश था, वो प्रदेश वो हार नहीं सकते थे, और किसी तरीके से बीजेपी इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत हाथ था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तमाम ऐसे बड़े नेता ये चाहते हैं कि गुजरात में फिर से जिस तरीके का संगठन मजबूत था, जिस तरीके का प्रशासनिक स्तर पे जिस तरीके की मजबूती थी, वो सरकार में दिखे। और इसलिए आप देखिए, आप एक एक करके चीजों को अगर देखेंगे, भीखूभाई दलसानिया संगठन महामंत्री, बीजेपी के अंदर के लोग तो संगठन महामंत्री के रोल को समझते हैं, लेकिन बाहर के लोग संगठन महामंत्री क्या होता है उसको नहीं जानते। जो प्रदेश के संगठन महामंत्री थे भीखूभाई दलसानिया, वो मुझे लगता है पिछले 15 सालों से गुजरात में थे, उनको बिहार शिफ्ट किया गया है। एक नया सीआर पाटिल, अब तो कुछ समय हो गया उनको बने हुए, और बीजेपी नेताओं को लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को पटरी पे लाया है। लेकिन जिस तरीके से वहां पिछली बार मैंने कहा टच एंड गो सिचुएशन हो गया था, इस चुनाव के पहले वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि वहां एक नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत थी, ताकि एक सामंजस्य बनाकर चला जा सके। और एक पाटीदार फैक्टर जो है, एक पटेलों का फैक्टर जो है, उसको देखना पड़ेगा। इसलिए मुझे दो नाम बहुत प्रबल दिखाई दे रहे हैं। एक मनसुख मांडविया, उनके नाम पे अगर थोड़ी बहुत हीच होगी तो वो इसलिए होगी क्योंकि वो अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा है, उन्होंने बहुत डायनेमिक शुरुआत की है। तो क्या मनसुख मांडविया होंगे? वो पाटीदार नेता हैं, तो वो एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। वो बहुत ट्रस्टेड है प्रधानमंत्री के, ऐसा भी बताया जाता है। दूसरा नाम जो भूपेंद्र ने बताया वो पुरुषोत्तम रूपाला का है। हम लोगों ने 2002 का चुनाव देखा है, 7 का चुनाव देखा है, 12 का चुनाव देखा है। वो एक बड़े अच्छे ओरेटर हैं, जनता पे उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। मैंने कई बार देखा है कि जब नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए जाते थे तो उस प्रचार की सभा में पहले पुरुषोत्तम रूपाला का भाषण होता था और वो फिर दूसरी जगह चले जाते थे भीड़ को मोबिलाइज करने। तो एक अच्छे गुजराती ओरेटर के तौर पर जाने जाते हैं, एक जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, पाटीदार समुदाय से आते हैं, इसलिए उनका नाम बहुत प्रबलता के साथ देखा जा सकता है। देखिए, ये
ये कोई आप ये समझे कि कोई विधायक तय करेंगे और विधायक दल का नेता, एक औपचारिकता इस तरीके से जामा पहनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उनको इस्तीफा दिलाया गया है विजय रूपानी को, उनका अगला नेतृत्व कौन होगा, गुजरात का कौन करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। ये ऊपर से नंबर 1, चूंकि उनका अपना प्रदेश है, नरेंद्र मोदी उन्होंने नाम तय कर रखा है, अमित भाई के साथ और तमाम लोगों के साथ उनकी बैठक हो चुकी होगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तमाम लोगों ने नाम पर मुहर लगा दिया होगा। ये 2 नामों में से CR पाटिल, मुझे लगता है जिनका नाम कहा जा रहा है CR पाटिल, वो नहीं होंगे, नितिन पटेल वो भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इसकी वजह भी बताता हूं। CR पाटिल तो अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, वो मूल रूप से मराठी माने जाते हैं, मराठी हैं और गुजरात से चुनाव लड़ते हैं, चूंकि वहां उन्होंने पुलिस में काम किया है। और नितिन पटेल वो उनके, शायद मेरी जो समझ है, उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनसे बहुत अच्छे इक्वेशन नितिन पटेल की आज की तारीख में नहीं है। जिस समय विजय रूपानी को बनाया गया था, नितिन पटेल का नाम भी बहुत प्रमुखता के साथ चला था, क्योंकि वो एक पटेल नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और आखिरी वक्त में मुझे ये जानकारी है कि दिल्ली से फोन गया प्रधानमंत्री का और फिर सेटल किया गया कि विजय रूपानी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ही हैज फॉलन आउट ऑफ रेस उस समय ही। तो मुझे लगता है कि नितिन पटेल शायद नहीं हो पाएंगे, CR पाटिल नहीं हो पाएंगे। 2 नाम मैं फिर से कह रहा हूं कि विजय, मनसुख मंडाविया, ये 2 नाम आप कह रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सुकेश, लेकिन इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, इसके मैसेज के बारे में, माफ कीजिएगा, विनोद अग्निहोत्री जी आप मेरे साथ जुड़े। विनोद जी, ये एक मैसेज, परसेप्शन का एक मामला होता है राजनीति में, इसका भी एक अपने आप में मैसेज जाएगा। 1 साल तकरीबन रह गए हैं विधानसभा चुनाव को, उससे पहले इतना बड़ा डिसीजन, इसको कैसे मैनेज करेंगे, नए लीडरशिप को कैसे सेटल करेंगे, ये तमाम बातें हैं। देखिए, गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्रतिष्ठा वाला राज्य है, क्योंकि भले ही नरेंद्र मोदी जी बनारस से लोकसभा में जीत करके आते हों, लेकिन गुजरात उनका मूल प्रदेश है। और जैसा कि सुकेश भी कह रहे थे, 2017 में जो स्थिति हुई थी, इसका अंदाज किसी को नहीं था कि बिल्कुल हारते हारते बीजेपी जीती थी। तो वो स्थिति दोबारा ना आए, इसलिए इस बार पहले से ही पेशबंदी की जा रही है, पहले से ही तैयारी की गई है। और जो नाराजगी पाटीदार समुदाय में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी रही है, उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी मुझे लगता है, मेरी भी थोड़ी बहुत जानकारी है कि जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, अगला चेहरा होगा, वो पाटीदार समुदाय से ही होगा। अब उसमें 2 नाम तो आपने बता ही दिए, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया का। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है उत्तराखंड की तरह कोई ऐसा नाम आ जाए जो चर्चा में न हो। जैसे उत्तराखंड में चर्चा में नाम दोनों बार कई लोगों के चले, लेकिन एक बार तीरथ सिंह रावत आ गए और दोबारा पुष्कर धामी आ गए। तो बहुत संभावना, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है, जो उनका स्टाइल है काम करने का, जिस तरह वो लास्ट मिनट पे चौंकाते हैं लोगों को, जैसे हरियाणा में किसी को नहीं मालूम था खट्टर साहब आ जाएंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नाम आ जाए जो हम लोग मीडिया के लोगों को जिसकी भनक तक न हो और जो चल भी ना रहा। और एक समय में देवेंद्र फडणवीस का भी कोई परिदृश्य में वो नहीं नजर आते थे, और फिर उसके बाद वो सीएम हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे विनोद सर आप एकदम, और इसको भी समझना पड़ेगा हमें। तो देवेंद्र फडणवीस फिर भी चर्चा में थे, लेकिन नितिन गडकरी मुकाबले नहीं थे। लेकिन तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी और मनोहर लाल खट्टर, ये 3 नाम तो ऐसे हैं जिनकी कोई चर्चा कहीं थी नहीं। ठीक बात। तो इसलिए गुजरात में भी अगर कोई ऐसा नाम आ जाए तो हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की कार्यशैली है। और पहली पसंद जो भी होगी वो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की पसंद का व्यक्ति वहां बनेगा, ये तय मान लीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा वो उनके समय में था। और आप याद कीजिए वो जैसा वो छोड़कर, हाँ। केशुभाई पटेल को हटा करके नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस वक्त भी बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी राज्य में। कमोबेश वही स्थिति बीजेपी की इस समय भी लग रही है। और इस तरह की, जैसा कि सुकेश भी कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से ये बार बार कवायद अंदरूनी चल रही थी कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, वरना अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि पानी जी भले लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मास लीडर नहीं बन पाए। मास लीडर नहीं है, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा जिक्र किया, एक सरप्राइज एलिमेंट का भी विनोद सर ने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी देखना नहीं जरूरी है क्या? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं उत्तराखंड के बारे में चर्चा हो ही रही थी, बार बार ये कहा गया कि बार बार सीएम वहां क्यों बदल रहे हैं। अब यहां पे गुजरात, जिसके बारे में शायद अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा ले लिया गया फैसला।
बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि इस बारे में हमें आशंका नहीं रही हो, हमें जानकारी नहीं रही हो, हम पुख्ता तौर पे यकीनी तौर पे ये नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि इसमें अंदर सुगबुगाहट बहुत पहले से थी कि विजय रूपानी को जाना होगा। देखिए, हम चुनावी वर्ष में हैं गुजरात में, और चुनावी वर्ष में नरेंद्र मोदी का गुजरात, वहाँ से जिस तरीके से प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी को मिलता रहा है, क्लीन स्वीप होता रहा है लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव उसकी पटकथा लिखता है। तो विधानसभा चुनाव में अच्छा करना है। 2017 का मैंने हवाला दिया, उसका बार बार हवाला देना ठीक नहीं है कि 2017 में बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। कांग्रेस ने रीग्रुप करके अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में लेकर खड़ी हो गई थी जहां ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहां वापस आ रही है, और उसके बाद हार्दिक पटेल को भी उन्होंने अपने खेमे में लिया है। वो उस इलाके के बड़े नेता के तौर पर, पाटीदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बारे में चर्चा ये है कि उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो कार्यकारी अध्यक्ष है। तो क्या पाटीदार की काट कोई पाटीदार ढूंढा जाएगा? नरेंद्र मोदी अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ वहाँ किस तरीके से हो, वहाँ का संगठन कैसे चले। CR पाटिल भी उनके इंटरवेंशन के बाद ही वहाँ अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जीतू वघानी जो वहाँ अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में चीज़ें बहुत ठीक नहीं चल रही थी, स्मूथ नहीं चल रही थी, तो इसलिए उनको हटाया गया। और अब वहाँ के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को ये भरोसा है कि वहाँ जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए पार्टी के स्तर पे, वो काम तो हो गया है, लेकिन एक ऐसा चेहरा बदलकर आपको देना पड़ेगा, और वो शायद एक पाटीदार चेहरा होना चाहिए जिससे बीजेपी का एक क्लियर एज, संगठन के तौर पे बीजेपी का एक एज है। कांग्रेस वहां पिछड़ती दिखती है। अगर एक नेता के तौर पे, नेतृत्व के तौर पे प्रधानमंत्री को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसा नाम हो जिसके दम पे चुनाव लड़ा जा सके, ऐसा एक चेहरा ढूंढने की कोशिश है। ये चेहरा लेकिन क्या समय कम नहीं रहेगा? सुकेश, आपने अभी भी कहा कि हम चुनावी साल में हैं, तो क्या ये जो वक्त है इतना होगा कि एक नए लीडरशिप को लाया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस को भी पूरी तरीके से जनता के बीच में फैला दिया जाए, और फिर जो संगठन पर मजबूती है उसकी, ठीक है, वो हो सकता है कि अंदर खाने पकड़ हो भी, या ऊपर से जो डायरेक्शन हो उसके हिसाब से काम हो, लेकिन क्या वो परसेप्शन बिल्डिंग या इमेज बिल्डिंग में वक्त थोड़ा कम नहीं है? राजनीति में कुछ चीजें संदेश देने के लिए की जाती है, ये संदेश देने के लिए होगा। अगर कोई पाटीदार नेता वहां मुख्यमंत्री के तौर पे बनाया जाता है, किसी पटेल को वहां बनाया जाता है, तो वो एक संदेश देने के लिए होगा कि हमने आखिरकार उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो लेजिटिमेट डिमांड थी, उसको हमने माना है। वो एक बड़ी संख्या में है, वो बीजेपी के वोटर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी को वोट करके उस गढ़ में, सूरत के गढ़ में भी उन्होंने एक बहुमत दिया वहां से। और तभी अगर बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, ये ऐसे इलाके हैं जहां से अर्बन इलाके से जीतकर बीजेपी नहीं आती, तो बीजेपी चुनाव वहां हार चुकी थी, बहुत बुरी स्थिति में आ जाती बीजेपी, वहां बीजेपी को स्टेट लूज करना पड़ता। तो ये संदेश देने के लिए कई बार चीजें की जाती है राजनीति में, और वहां नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उनका नाम काफी है, वो देश के पंतप्रधान है, प्रधानमंत्री हैं, तो वो उनको एक व्यक्ति चाहिए जो उनको कॉम्प्लीमेंट करता हो, और एक ऐसा डायनेमिक चेहरा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला बार बार सरप्राइजेस स्प्रिंग करने का बीजेपी का एक तरीका है, उनकी कार्यशैली है। नरेंद्र मोदी का खास तौर पे, अमित शाह का खास तौर पे, कि आपको पता नहीं लगता कि कौन व्यक्ति आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने नाम तय कर रखा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला या मनसुख मंडाविया इसलिए हो सकते हैं कि दोनों पाटीदार हैं, दोनों शीर्ष नेताओं के बहुत करीबी हैं, और दोनों का एक प्रूवन रिकॉर्ड है। आपका आकलन हो रहा कि इधर विनोद सर भी ये कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, इस पर भी नजर तो रहेगी। आप बने रहिएगा, मैं आप सबके पास लौटूंगा, और लगातार भूपेंद्र सिंह भी मौजूद है, कुमार गौरव भी मौजूद है, विनोद जी भी मेरे साथ लगातार मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।